मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा की गणना किस प्रकार से की जाती है। ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इस टॉपिक में मैंने कुछ एक दो बातें बताई थी आप लोगों को, तो मैं उन बातों को यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इस टॉपिक की जो शुरुआत है अपन सामान्यतः पॉइंटों के रूप में करते हैं कि माना कोई तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, या फिर जो कहें कि माना कोई तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है। पहला पॉइंट अपन यही लिखेंगे कि माना किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है, स्थिर आयतन पर किया जाता है। अब स्थिर आयतन है तो सामान्यतः अपन लिखेंगे आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dV बराबर 0। अब स्थिर आयतन पर किया जाता है तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाता है। तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। इसको अपन ऐसे ले सकते हैं कि माना ये हमारे पास कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर अपन ने कोई गैस भर रखी है। ये हमारे पास इसमें क्या है? गैस है। और गैस को अपन सामान्य किसके रूप में मानते हैं? तंत्र के रूप में मानते हैं। अब अपन को इसके लिए शर्त लगानी है कि ये तंत्र जो है वो है स्थिर आयतन, स्थिर आयतन पर है। और स्थिर आयतन पर ये तंत्र ऊष्मा की Q मात्रा अवशोषित करता है। ऊष्मा की Q मात्रा अवशोषित करेगा तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इस तंत्र की जो प्रारंभिक जो ऊर्जा है, यानी प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा जो है वो है इसकी E1, और इतनी ऊष्मा अवशोषित करने के बाद इसकी अंतिम अवस्था में ऊर्जा हो जाती है E2। तो इस दौरान इसकी एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ तो यहां पर देखेंगे इस दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है कि डेल्टा T बराबर Q माइनस W होता है, Q माइनस W होता है। लेकिन अपन यहाँ पर ऊपर जो फैक्ट लिखा है अपन ने वो लिखा है कि W बराबर PdV और dV बराबर 0 स्थिर आयतन पर, स्थिर
आयतन पर, और स्थिर आयतन पर जब dv बराबर 0 है तो w बराबर pdv बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इस w का मान अपन 0 यहाँ रखते हैं तो ये जो समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण को हमें कन्वर्ट हो जाती है कि डेल्टा E बराबर Q, यानी स्थिर आयतन पर यदि तंत्र ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये तो स्पष्ट हुआ। अब अपन ये मान सकते हैं कि तंत्र यदि स्थिर आयतन पर है तो तंत्र के द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित की गई ऊष्मा को अपन QV के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा E बराबर QV आता है, जिसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 के द्वारा अपन यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो समीकरण 1 है उसमें जो QV है वो डेल्टा E के बराबर है। अतः डेल्टा E यदि अवस्था फलन है तो QV भी एक अवस्था फलन ही होगी, क्योंकि QV जो है वो डेल्टा E के बराबर है। जबकि यहाँ पर जो Q है, अपन सिंपल में जो Q लिखते हैं वो एक अवस्था फलन नहीं माना जाता है, लेकिन QV के रूप में यदि वो है तो वो स्थिर आयतन पर जो QV है वो एक अवस्था फलन मानी जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा E बराबर QV होता है। तो एक इसके लिए अपन एक फैक्ट ये भी लिख सकते हैं नोट डाल के कि यदि तंत्र स्थिर आयतन पर Q ऊष्मा अवशोषित करता है तो यह ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। और स्वाभाविक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी क्योंकि कार्य सफल नहीं होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना है। दोबारा देखिए कि माना किसी तंत्र के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है। स्थिर आयतन को ये मतलब dV बराबर 0, यदि आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा, 0, तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। dV बराबर 0 है, हमारे पास समीकरण W बराबर pdV, यहाँ पर जब dV का मान रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अब किया गया कार्य यदि शून्य हो जाता है तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में इस बात को रखेंगे तो हमारे पास समीकरण बचे डेल्टा E बराबर QV, और जो डेल्टा E बराबर QV जो है वो इस तथ्य को शो करती है कि यदि कोई तंत्र स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई, यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब यहाँ से एक फैक्ट हमें ये भी मिलता है कि जो Q है ये अवस्था फलन नहीं है, ये वाला जो Q है ये अवस्था फलन नहीं है, लेकिन स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा QV जो है वो एक अवस्था फलन मानी जाती है, क्योंकि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा जो QV है वो आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा E के बराबर है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये सामान्यतः अवस्था फलन माना जाता है। तो यहाँ पर QV भी एक अवस्था फलन होगी। उसके बाद में इसी तथ्य को अपन यहाँ पर स्थिर दाब के लिए ले सकते हैं, स्थिर दाब के लिए लेंगे। देखो जैसे ये हमारे पास कोई तंत्र है और इस तंत्र के लिए हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि तंत्र के रूप में अपन ने इसमें मानी है गैस, यानी गैस यहाँ पर किसका काम करेगी, तंत्र का काम करेगी। और अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि ये जो अवस्था है ये
प्रारंभिक अवस्था है तंत्र की, प्रारंभिक अवस्था है। और इस प्रारंभिक अवस्था में तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है उसे मैं मान लेता हूं कि वो E1 है। क्या है? E1 है। अब यहाँ पर एक शर्त अपन ये लगा देते हैं कि स्थिर दाब पर तंत्र क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है, क्यों ऊष्मा अवशोषित करके, क्यों ऊष्मा अवशोषित करके अवस्था बी में चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था में उसकी आंतरिक जो ऊर्जा है उसे अपन मान लेते हैं यहाँ पर E2 है। क्या है? E2 है। ये हमारे पास कोई तंत्र है। अब ये स्थिर दाब पर है, स्थिर दाब पर ये ऊष्मा की क्यों मात्रा क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित जब ये करता है तो अवशोषित करने से पहले प्रारंभिक अवस्था रहेगी तंत्र की। अब तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में जो आंतरिक ऊर्जा है वो E1 रहेगी। जब ये तंत्र इतनी ऊष्मा अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके जब अपनी अंतिम अवस्था या दूसरी अवस्था में जाएगा तो उस दौरान इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी, E2 हो जाएगी। और इस दौरान तंत्र को क्या करना पड़ेगा? कार्य भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इस दौरान तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, यानी ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिख देते हैं ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q माइनस W, या डेल्टा E का मान तो है हमारे पास E2 माइनस E1। इस Q को मैं मान लेता हूँ स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा QP के रूप में, QP के रूप में, माइनस W है किया गया कार्य स्थिर दाब पर है लेकिन स्थिर आयतन पर। जब दाब का मान अपन स्थिर मानते हैं और उस दौरान यदि तंत्र ऊष्मा अवशोषित करता है तो कार्य भी संपन्न होता है। तो कार्य संपन्न होगा तो उस कार्य को अपन डिफाइन कर लेंगे P डेल्टा B के रूप में। अब देखो यदि कोई तंत्र स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित करता है, सामान्यतः गैस की बात करते हैं, तो ऊष्मा अवशोषित करने से पहले आयतन V1, ऊष्मा अवशोषित करने के बाद आयतन V2, तो आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा तो डेल्टा V जो है उसका अपन लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 भी होगा, V2 माइनस V1 भी होगा। तो समीकरण नंबर जो हमारे पास 2 है, इस सॉरी 3 है, उस 3 से अपन लिख देंगे समीकरण 3 से E2 माइनस E1 बराबर QP माइनस P V2 माइनस V1, ये समीकरण हमारे पास बना। अब इस समीकरण में पदों को कभी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मिलकर अपन को इस समीकरण को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखो QP के लिए समीकरण बनानी है, QP बराबर E2 माइनस E1 प्लस, ये पद इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा P
V2 माइनस V1, QP बराबर P2 माइनस P1 प्लस PV2 माइनस PV1, या QP बराबर E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, ये समीकरण है। और इस समीकरण को अपन समीकरण नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर दे देंगे इसको अपन 4। अब देखो समीकरण 4 में हमारे पास दो पद आ गए, एक अंतिम अवस्था के लिए है और एक प्रारंभिक अवस्था के लिए। समीकरण 4 में जो दो पद हैं हमारे पास, इनमें से ये अंतिम अवस्था का है और ये प्रारंभिक अवस्था का है। तो इन पदों के लिए संक्षिप्त रूप में, इन पदों के मान को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए एक नए पद को परिभाषित किया जाता है। वो जो नया पद है वो नया पद कहलाता है एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा, और उसे अपन डिफाइन करते हैं सामान्यतः H के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों पदों के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बना सकते हैं कि H2 बराबर E2 प्लस PV2, और इसके लिए मैं बना सकता हूँ H1 बराबर E1 प्लस PV1। यानी दो समीकरण बन गए हमारे पास, H2 बराबर E2 प्लस PV2 और एक बन गई H1 बराबर E1 प्लस PV1। यानी एक समीकरण को अपन दे देते हैं समीकरण नंबर, दोनों को मिलाकर अपन समीकरण नंबर देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 5 में ये नया पद है H, जिसको अपन सामान्यतः किसके रूप में ले रहे हैं, एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा के प्रतीक के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि एंथैल्पी जो होती है वो किसी तंत्र में एक पूर्ण निहित एनर्जी होती है जो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन योग के बराबर होती है। यानी एंथैल्पी को अपन डिफाइन करेंगे कि किसी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। उससे हम सामान्यतः क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। समीकरण 5 और समीकरण 4 से अपन लिख सकते हैं, समीकरण 5 व समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं इसको कि QP बराबर H2 माइनस H1, या फिर लिख सकते हैं QP बराबर डेल्टा H। डेल्टा H ये समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण 6, कुछ समीकरण 6 से हम मान रख सकते हैं समीकरण 3, यानी QP का मान यहाँ पर अपन समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं। देखिए समीकरण नंबर जो हमारे पास 6 है, उस समीकरण 6 से हमें मान रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में जब अपन मान रख देते हैं तो अपने पास समीकरण बन के आ जाती है। देखो E2 माइनस E1 को तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा E बराबर यहाँ पर QP है, तो इस QP के स्थान पर मैं लिखूंगा डेल्टा H, बाद में यहाँ पर है मेरे पास माइनस P डेल्टा V। एक तो ये समीकरण बन के आती है। दूसरी समीकरण इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन इसको कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, एक ये समीकरण बन जाती है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ये जो समीकरण है, इन समीकरणों में डेल्टा H, डेल्टा P और
कार्य केवल यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एच क्यूपी के बराबर है, डेल्टा ई क्यूबी के बराबर है, प्लस टी डेल्टा बी। इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रकार से डेल्टा ई और डेल्टा एच अवस्था फलन है, उसी प्रकार क्यूपी व क्यूबी भी अवस्था फलन होंगे, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के बराबर होते हैं। इस समीकरण से अपन कह सकते हैं कि किसी तंत्र की एंथैल्पी में होने वाला जो परिवर्तन है वो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि व तंत्र के द्वारा किया गए कार्य के योग के बराबर होती है। इस प्रकार से आप लोगों का ये जो टॉपिक है तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन संपूर्ण होता। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता ऊष्मा धारिता को सामान्यतः हम सी से व्यक्त करते हैं। देखो सपोज करो कि ये हमारे पास कोई पात्र है और इस पात्र में अपन ने कोई पदार्थ बनाया। अब पदार्थ किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे गैस के रूप में हो, चाहे द्रव के रूप में हो, चाहे लिक्विड के रूप में हो, ठोस के रूप में, लेकिन हम सामान्यतः तंत्र के रूप में यहाँ पर क्या मानते चल रहे हैं, गैस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। अब देखो इस गैस के ताप में 1 डिग्री वृद्धि करनी है, 1 डिग्री वृद्धि करनी है। 1 डिग्री वृद्धि करने के लिए इस गैस के द्वारा कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाएगी। ऊष्मा की वह मात्रा ही क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। दोबारा सुनो कि हमारे पास कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के ताप में हमें 1 डिग्री वृद्धि करनी है, उस पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाना है। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उस पदार्थ को हम कितनी ऊष्मा दें, या यूं कहें कि उस पदार्थ के द्वारा कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाए। तो पदार्थ के द्वारा अवशोषित जो ऊष्मा होती है वो सामान्यतः उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती है। ऊष्मा धारिता जो होती है वो सामान्यतः ताप पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अर्थात भिन्न भिन्न तापों पर ऊष्मा धारिता के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो इस स्थिति में अपन इस ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा धारिता न कहकर इसे अपन माध्य ऊष्मा धारिता के रूप में काउंट करते हैं। माध्य ऊष्मा धारिता के रूप में काउंट करते हैं। और माध्य ऊष्मा धारिता को अपन सामान्य डिफाइन करते हैं क्यू बार से। ठीक है, अब क्यू बार के लिए अपन को समीकरण बनानी है, तो उसके लिए हम ये बना सकते हैं कि माना कोई तंत्र ऊष्मा की क्यू मात्रा अवशोषित करता है जिससे उसका ताप T1 से T2 हो जाता है, उसका ताप T1 से T2 हो जाता है। तो माध्य ऊष्मा धारिता C बार बराबर Q अपॉन T2 माइनस T1। ये समीकरण हमारे आती है माध्य ऊष्मा धारिता के रूप में। अब देखो हमें पता है कि ऊष्मा धारिता है वो ताप पर निर्भर करती है, तो भिन्न भिन्न तापों पर ऊष्मा धारिता के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर यथार्थ ऊष्मा धारिता का मान चाहिए, इसका मान चाहिए यथार्थ ऊष्मा धारिता का मान चाहिए हमें। तो यथार्थ ऊष्मा धारिता का मान ज्ञात करने के लिए हमें
ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dt, ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dt ज्ञात करना पड़ेगा। यदि अपन ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dt ज्ञात नहीं कर सकते तो फिर हमें ऊष्माधारिता का यथार्थ मान प्राप्त नहीं होगा। तो यदि अपन ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन ज्ञात कर लेते हैं तो फिर हम यथार्थ ऊष्माधारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यथार्थ ऊष्माधारिता को सामान्यतः डिफाइन करते हैं C के द्वारा। तो C बराबर dq dq अपॉन dt। यहाँ पर जो dq है ये ऊष्मा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, और जब ऊष्मा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे तो फिर ताप में स्वतः ही अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा में और ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का जो अनुपात है वो सामान्यतः ऊष्माधारिता कहलाता है। अब ऊष्माधारिता गैसों के लिए ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, एक तो है Cp के रूप में और एक होता है Cp के रूप में। एक होता है Cp के रूप में, एक होता है Cp के रूप में। तो ये तो हो जाएगी हमारे पास स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और ये हो जाएगी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड रहना भाई। हाँ, इससे संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और था कि जैसे छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि QP में से अधिक मान किसका है, अधिक मान किसका है। ये क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन है QP में से अधिक मान किसका है। तो यहाँ पर आप लोगों को सामान्य ये ध्यान रखना है कि QP जो होता है ग्रेटर देन QP होता है, यानी QP का मान अधिक होता है, क्योंकि ये जो QP है ये तो स्थिर आयतन पर है। अब जब आयतन मान स्थिर हो जाएगा तो तंत्र को कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तंत्र को कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो अपन स्वाभाविक है उसको तो जानते हैं कि तंत्र को ऊष्मा की भी कम आवश्यकता होगी। लेकिन जब स्थिर दाब की बात आती है तो स्थिर दाब पर तंत्र को कार्य भी करना पड़ता है, तंत्र को कार्य भी करना पड़ता है। तो उस स्थिति में तंत्र को जब कार्य करना पड़ता है तो उस स्थिति में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर QP का जो मान है वो QB के मान से क्या होता है, बड़ा होता है। आप लोगों को ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। थैंक यू, धन्यवाद।